अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, तो इसी वजह से हम फिर पहले ज़रा जल्दी से इनको रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिटेल में बता दिया था, लेकिन एक क्विक रिव्यू दोबारा देख लेते हैं। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, सेम होते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर किसी मैट्रिक्स की दो रोज को या दो कॉलम्स को हम आपस में स्वैप कर लें या इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज इज द बेस्ट वर्ड, इंटरचेंज करेंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा उस पर नेगेटिव साथ में आ जाएगा। ठीक है। मसलन बात का मतलब ये है किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद रोज या कॉलम्स को चेंज करके इंटरचेंज करके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो साथ में आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। थर्ड और फोर्थ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज हमने यूज भी करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम्स इडेंटिकल हो जाएं, मतलब सेम हो जाएं, तो आप उनका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट जीरो लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है जी, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम, किसी रो की या किसी कॉलम की तमाम एंट्रीज अगर जीरो हो जाती हैं तो भी उसका डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप फिफ्थ वाली को रीड करें तो वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके देन डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो साथ में स्केलर फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है। बता दी थी लास्ट लेक्चर में, डिटेल में एक्सप्लेन करती थी। सिक्स वाली भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बाज़ात यूज़ कर रहे होंगे। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में वो सम की फॉर्म में आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कॉलम 1 दो नंबर्स का समीशन है, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, बाकी दोनों सेम रहेंगे कॉलम, बस इसमें फ़र्क आएगा। ये देखें, ये पहला कॉलम पहले डिटर्मिनेंट में आ गया, दूसरा जो है वो दूसरे में आ गया, बाकी सेम रहेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपके पास सेवन्थ प्रॉपर्टी है, वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है वैसे नहीं, आप किसी भी रो या किसी कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं और उसको किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में ऐड कर दें तो आपके डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मसलन मैं कह रहा हूँ जी AR1 प्लस लेट से BR3। ठीक है। अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, इसे बाय द वे कहते हैं रो ऑपरेशन। ठीक है। करेंगे हम आगे जाके आज के लेक्चर में। A और B दो कोई नंबर हो सकते हैं, और अगर आप ऐसा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, बेसिकली ना तीन ऑपरेशन अलाउ होते हैं आपको। एक तो ये कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दूसरा, ये रो और कॉलम दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी खास रो को, और दूसरा उसको किसी रो दूसरी में ऐड कर सकते हैं। और थर्ड वाला आपके पास है कि उन दो रोज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। उससे बहरहाल आपका नेगेटिव साथ में आ जाएगा, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ एक ऑपरेशन हैं, आज के लेक्चर में हमने इन्हीं के साथ काम करना है। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि अगर आपका मैट्रिक्स ट्राइएंगुलर फॉर्म में है, इसमें अपर ट्राइएंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्राइएंगुलर भी हो सकता है, तो भी उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट आ जाएगा डायगोनल एंट्रीज का। वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार तो फिर दोहरा देते हैं कि ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। फर्ज करें आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ऊपर वाला ये तीनों एंट्रीज जीरो हैं, तो इसे हम कहेंगे जी लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली अगर एंट्रीज जीरो हो, नीचे वाली नॉन जीरो हो, तो इसे लोअर ट्राइएंगुलर बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली एंट्रीज जीरो हो जाएं, सब की सब, ऊपर वाली नॉन जीरो हो, तो इससे हम बोलते हैं दिस इज अपर ट्राइएंगुलर। तो इन दोनों केसेस में आपका डिटर्मिनेंट इन एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा, डायगोनल एंट्रीज का। ठीक है। तो ले जी, ये थी प्रॉपर्टीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा, बाय द वे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हुए थे, क्योंकि थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 3 के 15 पार्ट्स हैं, तो बाकी के हम ऑन द स्पॉट कर लेंगे। ओके। अब देखें, जैसे वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड नहीं करना आपको,
शो करना है कि ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। तो जब भी वो कहे ना कि 0 डिटर्मिनेंट शो करना है, तो आपने 2 काम करने हैं। मतलब दोनों नहीं करने हैं, उनमें से कोई एक करना है। या तो आपने देखना है कि कोई 2 रोज़ या 2 कॉलम्स जो हैं वो बराबर आ जाएँ, आइडेंटिकल हो जाएँ। या फिर कोई एक पूरी रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। ये आपने खुद देखना है कौन-सा पॉसिबल है। और ये करना कैसे है, ये आपने रो और कॉलम ऑपरेशंस की मदद से करना है, ठीक है? बता चुका हूँ ना 3 ऑपरेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर मैं C1, ये देखें ये है कॉलम 1, दिस वन इज़ कॉलम 1, और C3 की एंट्रीज़ को मैं ऐड करता हूँ, तो ये आपके पास C2 का डबल हो जाएगा। ऐसे ही है ना? नोटिस करें ज़रा, 7 और 9 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 16 बन रहा है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C1 प्लस C3, और आपने नोट करना है एक बात कि जिस कॉलम को या जिस रो को चेंज करना है उसे पहले लिखना है आपने, ठीक है? C1 को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने पहले लिख दिया C1 प्लस C3, C3 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो खैर 9 प्लस 7 16 आ गया। दूसरी एंट्री को करें जमा, 5 प्लस 7 इज़ 12 और 2 प्लस 4 इज़ 6 आ गया, ठीक है? अब अगला काम हमने क्या करना है, क्योंकि आप देखें अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकालता हूँ या आप कह लें फैक्टर आउट करता हूँ, तो वो एग्जैक्ट सेम यही चीज़ बन जाएगी, C2 बन जाएगी। तो आपने लिखना है इसके लिए फैक्टर आउट 2 फ्रॉम C1। तो 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर 16 था 8 बच गया, 12 था 6 रह गया, और 6 था 3 बच गया। अब आप नोटिस करें 8 8 6 6 3 3, दो आपके कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो गए। तो दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट आप अगर आप फाइंड करेंगे यूजिंग डेफिनेशन तो वो 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं, साथ में मेंशन लाजमी करना है। अच्छा, ये जो 3 डॉट्स हैं इनका मतलब होता है सिंस, जो 2 ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब है सिंस, लिख देना है साथ में। तो खैर दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट बी में भी हमें सेम काम करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है अच्छे तरीके से, उसमें से पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। अच्छा, लाजमी भी नहीं कि एक ही तरीके से हो, डिफरेंट मेथड से भी हो सकता है, मतलब स्टेप्स डिफरेंट आपके हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें देखें, आपको दिख रहा होगा कि 5 है, ये 6 है और ये है -1, ठीक है? और ये भी लाजमी नहीं है कि कॉलम वाइज ही देखना है, रो वाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट 2 2 और 0 है, और उसके बाद है 2 -8 और 10। यहाँ से मुझे ये समझ लग रही है कि अगर मैं C2 -C2 करता हूँ, ये देखें ज़रा, मैं ये माइनस करता हूँ तो आपके पास C3 आ जाएगी, ऐसे ही है ना? तो कर देते हैं फिर हम ये। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर दिया C1 -2, अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हमने C1 को चेंज करना था तो इसको पहले लिख रहा हूँ। अगरचे इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, नेगेटिव C2 प्लस C1, लेकिन ये उस सूरत में लिखूँगा जब मुझे C2 को चेंज करना होगा, ठीक है? तो बहरहाल मैं इंटरेस्टेड हूँ C1 को चेंज करने में, तो उसको पहले लिख लिया। अब देखें ज़रा, C1, अच्छा इसमें अप्लाई करना है, वो अप्लाई करके वो मैंने बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लाई ऊपर वाले पे करना है। 5 - 6 इज़ -1, 2 - 2 इज़ 0, 2 -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 = 10 आ गया। नोटिस करें ज़रा, C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल आ रही हैं, तो डिटर्मिनेंट आप 0 लिख सकते हैं, मेंशन ज़रूर करना है लास्ट में, एंड दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट में भी 0 ही हमें शो करना है, और इसको थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से करना है। देखें, पहली रो में A और B हैं, C मौजूद नहीं है। पहले कॉलम में A और C हैं, B नहीं है। दूसरे में भी आप अगर देखें तो C नहीं है, A और B है, फिर A नहीं है, B C है। तो मतलब कि अगर हम रोज़ को ऐड वगैरह करें तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है? चूँकि डिफरेंट नंबर्स पड़े हुए हैं ना, इनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं कोई इस तरीके से बन रहा। इसके लिए मैं ये करूँगा कि C1 को B से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, ठीक है? C1 में देखें B नहीं था। फिर C, अच्छा ये मैंने गलती से लिख दिया, 1 मिनट ज़रा। दिस इज़ C2, मुझे C2 लिखना था। जो C2 है उसको मैंने C से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और C3 को मैंने A से किया, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ C2 एंड दिस इज़ C3, ठीक हो गया? ओके, और एक और काम मैं ये कर रहा हूँ कि जो मल्टीप्लाई है वो मैट्रिक्स के अंदर कर रहा हूँ, डिवाइड बाय कर रहा हूँ। कर सकते हैं ऐसा भी। तो मैंने ये B बाहर लिख दिया, B अंदर लिख दिया, नेगेटिव A के साथ, और नीचे B के साथ, C के साथ भी। फिर इसी तरीके से
C2 में देखें तो C बाहर लिखा, C ही अंदर लिखा, AC और नेगेटिव BC आ गया। एंड फाइनली A ओवर A है ये, A बाहर और A अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप स्टेप ये कर सकते हैं कि तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें। उससे होगा ये कि आपके पास ये पहला वाला कॉलम 0 0 हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, C1 का मैंने पहले लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया, बल्कि तीनों को ऐड कर दिया, नेगेटिव AB प्लस 0 प्लस AB, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा यहाँ पे। बहरहाल मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। फिर है 0 प्लस AC माइनस AC, उसके बाद है BC माइनस BC प्लस 0। तो अगर आप देखें तो सभी के साइन ऑपोजिट हैं, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉलम है वो कम्प्लीटली 0 हो गया। और प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि अगर कोई एक कॉलम या एक रो 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 लिख देना आपने, ठीक है। और ये भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। एंड फाइनली दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 हैं, ये मैंने सॉल्व नहीं किए थे, मैंने कहा था ये ऑन द स्पॉट कर लेंगे। सो सेम लाइंस पे हमें करना है, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा एक मिनट ज़रा, ये जो लाइन है ये हम इधर से ले आते हैं। ओके हो गया, लीजिए जनाब। आपके पहले ज़रा आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस वन इज़ L। नेक्स्ट आपके पास एंट्री आ रही है M प्लस N, उसके बाद है जी 1, नेक्स्ट N प्लस L, और उसके बाद फिर 1 अगेन। लास्ट पे है N, L प्लस M, और लास्ट वाली 1 अगेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे ख्याल में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अगर नोटिस करें तो एक रो तो हमें कॉलम एक जो है वो तो फिक्स मिल गया, 1 1 1 1। अगर हम कोई एक दूसरा कॉलम भी 1 1 बना लें तो 0 लिख सकते हैं हम, और वो भी मुश्किल नहीं है। आप नोटिस करें, अगर मैं C1 और C2 को ऐड कर देता हूँ तो क्या ख्याल है, तीनों नंबर सेम नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करने वाला हूँ। सो अब देखें, C1 को बेशक पहले लिख लें या C2 को लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पर बल्कि पहले लिख देता हूँ, चले मैं C1 को पहले लिख देता हूँ, C1 प्लस C2। अब आपको C1 को चेंज करना पड़ेगा। पहली एंट्री आ जाएगी L प्लस M प्लस N, दूसरी आ जाएगी M प्लस N प्लस L, और लास्ट पे है N प्लस L प्लस M। सेकेंड वाली को आपको नहीं छेड़ना, वो ऐसे ही रहेगी, M प्लस N, देन N प्लस L, और लास्ट पे है L प्लस M, और फिर उसके बाद फिर 1 1 एंड 1। अच्छा जी, अब आपने देखा कि हमारा जो कॉलम 1 है वो आपके पास नेम नंबर सेम हो गया ना, L प्लस M प्लस N एडिशन है तो फ़र्क नहीं पड़ता पहले कौन सा लिखने बाद में कौन सा। तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फैक्टर आउट L प्लस M प्लस N फ्रॉम, किस कॉलम या किस रो से करना है हमने, फर्स्ट कॉलम से करना है। तो साथ में ये मेंशन लाजमी करना है ताकि चेक करने वाले के लिए आसानी हो जाए ज़रा। ओके हो गया। इसको जब हम बाहर निकाल लेंगे, एक मिनट ज़रा, तो आपके पास बाहर आ जाएगा L प्लस M प्लस N, और उसकी जगह पर फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। सारी एंट्रीज 1 1 आ जाएंगी, 1 1 1। नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम था ये आपके पास है M प्लस N, देन N प्लस L, और लास्ट पे है जी L प्लस M, और थर्ड कॉलम अगेन 1 1 एंड 1। तो लीजिए, अब आपने देखा कि हमने C1 और C3 को सेम कर दिया है, तो आप डायरेक्टली इसको 0 लिख सकते हैं। L प्लस M प्लस N एज इट इज़ आ जाएगा, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज़ 0। रीज़न भी साथ में लिखनी है, क्योंकि C1 और C3 इडेंटिकल हो गए, दोनों बराबर आ गए आपके पास, ठीक है। ओके, सो L प्लस M प्लस N भी कांस्टेंट है, तो इसे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। दिस इज द राइट हैंड साइड, दैट्स द राइट हैंड साइड। ओके, फिफ्थ पार्ट पे आ जाएं। इसमें आपके पास है 2 1 3x 9x और 15x। मेरे ख्याल में ये भी सिंपल है, नज़र आ रहा है। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीज़ें मज़ीद आसान हो जाएंगी। शुरू में दिखने में लगते हैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चन, नहीं समझ लगती कि पहले कहाँ से स्टार्ट लेना है। सो
लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेंगे जब भी आपने मैथ्स में कुछ प्रूव करना हो। अच्छा, लाजमी भी नहीं है लेफ्ट लें, राइट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी साइड थोड़ी मुश्किल दिख रही है उसको ले रहे होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैट्रिक्स इज 2 1 3x, देन आपके पास है जी 2 3 9x, और लास्ट पे है 3 5 15x। अब जो लास्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें अगर मैं 3x को बाहर निकाल लूँ, कॉमन निकाल लूँ, फैक्टर आउट जिसे कहते हैं, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 3 और 5, और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो आपने बस ये लाइन लाजमी लिखनी है साथ में, फैक्टर आउट 3x किस कॉलम से, C3 से। सो लीजिए जी 3x को आप लिखेंगे बाहर, बाकी आपका जो डिटर्मिनेंट बचेगा दैट इज 2 1 1, नेक्स्ट 2 3x बाहर लिखने के बाद यहाँ पर भी 3 बच गया, 3 5 और 3 बाहर निकालने के बाद यहाँ पर 5 बचा। सो आप ज़रा देखें तो ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड और थर्ड कॉलम आपके सेम हो गए हैं, और ऐसी सूरत में आपको डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट 0 लिख देना है यूजिंग द प्रॉपर्टी। मेंशन भी ज़रूर करना है, सिंस C2 एंड C3 आर इडेंटिकल, लाइन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 आ जाएगा, एंड दिस इज द एग्जैक्ट राइट हैंड साइड। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 था। 6 पार्ट में थोड़ा डिफरेंट है, 0 नहीं करना हमें, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अगेन आपको शुरू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से कोशिश करनी है। एक मिनट सर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहली जो एंट्री है दैट इज बी सी, इसको अगर आप रो वाइज लिखें, नेक्स्ट ए आ रहा है, उसके बाद आ रहा है जी ए स्केयर, एंड इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है सी, ऐसा ही, सॉरी सी ए, देन बी, और उसके बाद बी स्केयर। ठीक है, अच्छा जी ए बी है, उसके बाद सी, और लास्ट पे है सी स्केयर। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने पहले देखना है कि हमें करना क्या है। राइट साइड में अगर आप कॉलम 1 को देखें तो 1 1 है, और ये उसी सूरत आ सकता है जब आपकी ये सारी एंट्री सेम हो जाए। क्या ख्याल है, अगर ये सारी एंट्री सेम होंगी तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ही ये सेम आ सकता है। तो पहली चीज़ हमें ये सेम करनी है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, यहाँ पर ए बी सी है, एक पावर कम है। सिमिलरली थर्ड कॉलम में भी एक पावर कम है, यहाँ पे क्यूब्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप मैं करने लगा हूँ, हम एक मिनट सर, मैं बल्कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले जो कॉलम, बल्कि पहली रो, इस मतलब हम रो वाइज चलेंगे ना, पहली रो को मैं ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ए ओवर ए R1। दूसरी जो रो है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है, उसको मैं बी से कर रहा हूँ, इससे हमारे दोनों मसले हल हो जाएंगे। और जो थर्ड रो है उसे मैं कर रहा हूँ जी सी से, मल्टीप्लाई बी और डिवाइड बी। और पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लाई अंदर करना है, डिवाइड बाहर करना है। तो जब बाहर डिवाइड करेंगे तो ए आ गया, एक मिनट ज़रा मैं साथ साथ करता हूँ, ए बाहर नीचे आ गया, और ए से आपने पहली पूरी रो को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी ए बी सी ए स्केयर और ए क्यूब। नेक्स्ट आपने बी से डिवाइड करना है सेकंड रो को, और इसी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा सी ए है ना, मैं तरतीब में लिख देता हूँ, तो ये बी सी, नेक्स्ट बी स्केयर एंड बी क्यूब। सिमिलरली लास्ट पे भी ऐसे ही सी से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर देना है, सो इट बिकम्स ए बी सी स्केयर एंड देन सी क्यूब, दैट्स इट। तो नोटिस कीजिए दोनों काम हमारे हल हो गए एक ही स्टेप में। अब आपने ए बी सी को बाहर निकाल लेना, और इसके लिए वो लाइन जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर मेंशन करना है, फैक्टर आउट, टेकिंग कॉमन भी लिख सकते हैं, फैक्टर आउट ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1 C1। तो जब बाहर आ जाएगा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी,
और पहला जो आपका कॉलम है वो चेंज होकर 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 एंड देन 1 अगेन। सेकंड आपके पास है ए स्केयर, बी स्केयर और सी स्केयर। थर्ड कॉलम इज ए क्यूब, बी क्यूब एंड देन सी क्यूब। और बाहर अगर आप नोटिस करें तो ए बी सी और ए बी सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली आपके पास राइट साइड मिल जाएगी, विच इज़, लिख देते हैं इस मैट्रिक्स को। सो फर्स्ट कॉलम इज़ 1 1 एंड 1। सेकंड आपके पास है ए स्केयर, बी स्केयर और सी स्केयर। इसी तरीके से नेक्स्ट है ए क्यूब, बी क्यूब एंड देन सी क्यूब, दैट्स इट। और अगर आप ऊपर नोटिस करें, दिस इज़ द राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 4.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके 15 पार्ट्स हैं और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो अटेंटिव होना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, कुछ को भी देख लेंगे। ओके, तो पहले पार्ट में ये कंपैरेटिवली ईजी है बाय द वे। आपको शो करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल है 25 मल्टीप्लाई दिस डिटर्मिनेंट। तो आपने किसी तरीके से ना लेफ्ट साइड में से 25 बाहर निकाल देना है, ठीक है। और उसका यही तरीका है कि कुछ रोज़ में या कुछ कॉलम्स में 5 को अपने फैक्टर आउट करना है। मसलन एक चीज़ तो मुझे डायरेक्टली नज़र आ रही है कि लेफ़्ट साइड में C2 देखिए ज़रा, कॉलम 2, इसमें 5 आप बाहर लिख सकते हैं, वही किया मैंने काम। बाकी बचेगा 1 5 और 5, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें एक और 5 चाहिए और वो भी आसान है। C2 को देखें ज़रा, 5 5 और 10 है, तो इसमें से भी 5 5 बाहर निकाल सकते हैं। मैंने लिख दिया फैक्टर आउट 5 फ्रॉम R2, सॉरी R2, C2 नहीं थी, R2 थी। तो जब दोनों 5 बाहर आ गए, बाकी बचा 3 1 7 1 1 5 0 2 1, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है। साथ वाला ये जो मैट्रिक्स है, आप अगर वापस ऊपर जाएं तो यही चीज़ आ रही है, देख लीजिए ज़रा। तो दिस इज़ द राइट हैंड साइड, सिंपल, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सो इस वाले में आपके पास जी ए प्लस बी है, ए प्लस बी ए, और इसी तरीके से ए प्लस बी। प्रूव इसके इक्वल करना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि प्रॉपर्टीज़ का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से आप फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं एट एनी स्टेज। बाय द वे, इसमें अगर आप नोटिस करें तो हमें लिखना है बी स्केयर और 3a प्लस बी, ठीक है। तो जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाए ना, दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ जाए, तो आपने कोशिश ये करनी है कि ट्रायंगुलर फॉर्म बनाए किसी तरीके से, ठीक है, ताकि फिर डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आपके पास आ जाए। सही है। ओके, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूँ जी। C1 में C2 और C3 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे होगा ये a प्लस ए इधर आ जाएंगे, तो ऐड करने के बाद ये बना 3a प्लस बी। अगली एंट्री भी बन गई 3a प्लस बी, और अगली भी 3a प्लस बी बन गई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि कॉमन निकालूंगा 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यही काम कर रहा हूँ। फैक्टर आउट कर लें C1 से, बाकी 1 1 आ गया। उसके बाद फिर आपने दो ऑपरेशंस एक मरतबा में लगा रहा हूँ मैं। एक तो मैं ये कर रहा हूँ कि R2 माइनस R1, रिमेंबर दिस इज R2, इसको R1 R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, ठीक है ना। R1 को R2 से माइनस, और दूसरा R3 माइनस R1 है, एक ही वक्त में कर रहा हूँ। और R2 और R3 को चेंज करेंगे, R1 एज इट इज़ आ जाएगी, वो आप देख भी रहे हैं 1a, यहाँ पर भी 1a। फिर 1 माइनस 1 इज़ 0, राइट। a प्लस बी माइनस ए इज़ b, और a माइनस ए फिर से 0 आ गया, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ R3 माइनस R1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये लिखा हुआ। a माइनस ए इज़ ऑल्सो 0, और ये a प्लस बी में से जब a माइनस करेंगे तो a कैंसिल होकर बाकी b बचेगा। तो आप देख सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज़ इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। बता चुका हूँ कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज आप देख रहे हैं 1 b b, ठीक है। तो जस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा इनका, 1 मल्टीप्लाई बी, सो अल्टीमेटली बी स्केयर 3a प्लस बी, और यही इसकी राइट साइड भी थी, आप देख भी सकते हैं, बी स्केयर 3a प्लस बी, दैट्स इट। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाए।
1 1 1 एक्स वाई जेड है और ये वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई है। अच्छा, ये मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है। सो वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी पहली रो को x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फिर सेकंड को y से मल्टीप्लाई डिवाइड और थर्ड को z से, और वही काम डिवाइड करना है बाहर और मल्टीप्लाई करना है अंदर। ये देखिए ज़रा, पहली रो थी पहले 1x और yz, अब बन गई x x स्क्वायर और x y z। दूसरी रो पहले थी 1y और xz, y से मल्टीप्लाई करने के बाद बन गई y y स्क्वायर और x y z। सिमिलरली थर्ड भी डिवाइड मैंने बाहर कर दिया। अब आप देखें ये तीनों एंट्री सेम हो गई है ना C3 में, तो आप इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो वही काम हमने किया, फैक्टर आउट एक्स वाई जेड फ्रॉम R3। तो एक ऑलरेडी एक्स वाई जेड बाहर पड़ा हुआ था नीचे, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये -1 क्यों आया? ये इस वजह से आया क्योंकि मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया है। इनकी जो मतलब आपस में इनको इंटरचेंज कर दिया, और मैंने बताया था ना आपको प्रॉपर्टीज में कि जब भी दो कॉलम्स को या दो रोज को आप इंटरचेंज करेंगे तो साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो मैंने ये इंटरचेंज कर दिया C1 और C3 को, और फिर अगेन मैंने C2 और C3 को भी इंटरचेंज किया, इनकी भी जगह चेंज कर दी। ये देखिए ज़रा नीचे वाले स्टेप में, ये C2 था C3 बन गया, C3 था C2 बन गया, फिर माइनस जनरेट होगा, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और यही चाहिए था हमें। वापस ऊपर आए ज़रा, ये मैट्रिक्स ही चाहिए था, 1x x स्केयर, 1y y स्केयर और 1z z स्केयर, और ये राइट साइड है इसकी। दैट्स इट। फोर्थ पार्ट पे आ जाए। इंटरेस्टिंग, इसमें भी हमें कुछ वैसा ही काम करना पड़ेगा जो मैंने बताया था आपको। प्रोडक्ट है ना, तो बस यूँ समझें कि ये भी आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी पहले, और फिर डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने। उसके बाद मैंने एक काम किया, चूंकि ये दो एंट्रीज 1 थी, ये भी 1 है, तो मैंने ये काम किया कि R2 माइनस R1 किया। R2 माइनस R1, ये भी जहरी बात है माइनस होगी, ये भी होगी, और R2 पहले लिख रहा हूँ तो जहरी बात है R2 में चेंजिंग आएगी। ठीक है, R1 वैसे ही आप देख सकते हैं। इसी तरीके से R3 माइनस R1 किया, तो आपके सामने ये मैट्रिक्स है। ये देखिए जरा, y माइनस एक्स, और नीचे वाली एंट्री है माइनस एक्स। 1 - 1 1 - 1 0 0 आ गए। यहाँ पर वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर और जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने कोई ऑपरेशन तो अप्लाई नहीं किया, अलबत्ता मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर अलजबरा का, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। अगर आपके पास हो ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपने पढ़ा हुआ है, और इसका नाम है डिफरेंस ऑफ स्केयर्स। वही मैंने यूज़ किया है, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की जगह वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। सिमिलरली नीचे भी जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। अब आप देखें R2 में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लें उसको। R3 में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, वो भी बाहर लिख लिया। लिखना है और फिर बाद में मतलब पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो काम कर रहे हैं, उसके बाद ही परफॉर्म करना है ऑपरेशन। तो y माइनस एक्स बाहर, z माइनस एक्स बाहर, y माइनस एक्स की जगह 1, z माइनस एक्स की जगह भी 1। सही हो गया। और यहाँ पर चूंकि y प्लस एक्स भी था, ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे आ गया, z माइनस एक्स बाहर और z प्लस एक्स नीचे आ गया। सही है, तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स है। अब इसमें एक और काम अगर हम करें कि R3 माइनस R2 कर दूँ, R3 में से R2 माइनस करूँ तो ये भी 0 हो जाएगी। ऐसे ही है, ये देखें ना, 1 - 1 0, और इसमें से भी ये माइनस करूँगा तो z प्लस एक्स, मैं रफली कर देता हूँ आपको, माइनस वाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, बाकी बचा z माइनस वाई, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स इज इन अपर ट्राइंगुलर फॉर्म, तो प्रोडक्ट इसका आ जाएगा डायगोनल एंट्रीज का 1 1 और z माइनस वाई, और वही आंसर आपके पास। साथ में एक और काम भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट राइट साइड चाहिए, तो मैंने ये देखें y माइनस एक्स था, माइनस बाहर लिख के x माइनस वाई लिख दिया। हो सकता है ना, माइनस कॉमन निकाल लिए। और दूसरा आप अगर नोटिस करें तो मुझे चाहिए था y माइनस जेड, जेड माइनस वाई नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से भी एक माइनस बाहर निकाला, तो दो माइनस हो के प्लस हो गए हैं वो। ठीक है, x माइनस वाई, z माइनस वाई था, y माइनस जेड आ गया, और ये z माइनस एक्स है, और यही इसकी राइट साइड है। ठीक है, सो पार्ट 5 पे आ जाए ज़रा। 1 1 1
a+1 b+1 c+1 और नीचे है इनके स्केयर्स। लेफ्ट साइड ही सबसे पहले थोड़ी स्पीड तेज़ करते हैं ज़रा, क्योंकि टाइम जो है ना ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। ओके, तो इसमें आप देखें लेफ्ट साइड ली, उसके बाद R2 में से R1 को माइनस किया, R2 में से R1 को माइनस किया, तो a+1 -1 a बचा, b+1 -1 b बचा, c+1 -1 is c, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने किया R3 - R1। इसको करने से पहले मैंने ये स्केयर ओपन कर दिए, वो फॉर्मूला आपने सीखा होगा ना, a + b स्केयर इक्वल होता है a स्केयर + 2ab + b स्केयर, वही यूज़ किया यहाँ पे। b की जगह 1 है, यहाँ पर नाम जो मर्ज़ी दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये फार्मूला ओपन किया, उसके बाद R3 में से R1 माइनस किया, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गए, बाकी बचा b स्केयर + 2b सिर्फ, ठीक है। इसी तरीके से a स्केयर + 2a और c स्केयर + 2c। अच्छा, अब आप इसको प्रॉपर्टी वो मैंने आपको बताई थी, गालबन 5वें या 6ठे नंबर पे है कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम समेशन की फॉर्म में है तो उनको आप अलग कर सकते हैं। तो मैंने 2 डिफरेंट मैट्रिक्स बना दिए डिटर्मिनेंट्स। पहले में a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर लिखा, दूसरे वाले में 2a, 2b और 2c लिख दिया, ठीक है। अब आप नोटिस करें, मैं दूसरे वाले में से 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। लास्ट रो से 2 को बाहर लिख लिया, बाकी बचा 1 1 1 ABC और ABC। चूँकि इसमें मेंशन मैंने नहीं किया, करना चाहिए था, क्योंकि इसमें आप देखें R2 और R3 सेम आ रही हैं, इडेंटिकल हो गई, तो मतलब कि ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये 0 लगा दिया इसी जगह, 2 × 0 इज़ ऑल्सो 0। खैर बाकी ये आंसर बचा आपके पास 1 1 1 ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने ये किया कि C2 - C1 और C3 - C1, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपके पास C2 - C1 करने से ये एंट्री 0 हो गई, ये देखिए ज़रा, और C3 - C1 करने से ये 0 हो गई, और नीचे वाली भी वैसे ही b - a, ये देखें b स्क्वायर - a स्क्वायर, c - a एंड देन c स्क्वायर - a स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद आप अगर नोटिस करें तो हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म अभी नहीं बनी, तो उसके लिए फिर मैं ये करूँगा कि b स्क्वायर - a स्क्वायर पर और c स्क्वायर - a स्क्वायर पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। 1 मिनट, ये शायद क्लियर नहीं है, अब देखें ज़रा। अच्छा, तो इन पे मैंने वो फॉर्मूला दोबारा कौन-सा डिफरेंस ऑफ स्केयर वाला अप्लाई कर दिया। तो b स्क्वायर - a स्क्वायर की जगह b - a b + a, c स्क्वायर - a स्क्वायर की जगह c - a c + a लिख दिया। अब अगर आप नोटिस करें तो C2 में ये देखें b - a कॉमन है, b - a कॉमन है, तो आपने इसको फैक्टर आउट कर लेना है। इसी तरीके से आप देखें तो C3 में c - a कॉमन है, ऊपर वाली एंट्री 0 है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो उसको भी आपने कॉमन निकाल लेना, तो बाहर आ गया b - a c - a, बाकी ये मैट्रिक्स बच गया। अब आपको इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में करना है, कोई मुश्किल नहीं है। C3 - C2 कर दें, ये C3 है और ये C2 है। C3 - C2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 भी 0 हो जाएगा, और नीचे C + a - b + a करेंगे तो c - b बचा, राइट। अब ये है लोअर ट्रायंगुलर, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास सिंपली प्रोडक्ट आ जाएगा तमाम डायगोनल एंट्रीज का, 1 1 और c - b। यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया है, एक माइनस जो है ना वो हमने b - a से बाहर लिख लिया, अंदर a - b आ गया, और दूसरा माइनस मुझे इस b - c से मिलेगा, c - b है ना, तो एक माइनस में बाहर लिख के b - c लिख दूंगा, तो एक ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली a - b, b - c एंड c - a, दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट को देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। तो इसमें आपके पास एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके बाद मैंने क्या किया, आप अगर नोटिस करें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ज़ीरोस डायरेक्टली बना तो मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि देखें ना ये है आपके पास C1 के बाद आप C2 में देख लें, C3 में देख लें, ऊपर b स्क्वायर नहीं पड़ा हुआ कहीं ना, बल्कि a स्क्वायर भी नहीं पड़ा हुआ, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं ना। तो पहले हमें इनको कंबाइन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेम करना पड़ेगा, और फिर हम प्लस माइनस करेंगे। तो उसके लिए मैंने R1 + R2 + R3 किया, तो ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये बन गया 2a स्क्वायर + 2b स्क्वायर, ठीक है ना। R1 मतलब ये तीनों रोज को आपने ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को,
फिर सी स्केयर है, बी स्केयर है, सी स्केयर बी स्केयर, 2b स्केयर प्लस 2c स्केयर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 2c स्केयर प्लस 2a स्केयर। R2 और R3 को चेंज नहीं करना आपने। अब आपने देखें तो पहली रो से 2 को फैक्टर आउट कर लें। देखें ना, ये सारे 2 2 2 2 मौजूद हैं, इनको बाहर निकाल लें, बाकी ये बच गया आपके पास। उसके बाद फिर हम करेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, एक ही मरतबा कर रहा हूँ दोनों ऑपरेशन। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे ना, ए स्केयर मैं करके दिखा देता हूँ, ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी, बी स्केयर ऑफ कोर्स। तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचा माइनस का बी स्केयर। ये देखिए ज़रा, सही हो गया। उसके बाद सेकंड एंट्री जो कि दोनों सेम है तो ये ज़ीरो आ जाएगा। थर्ड में भी कुछ ऐसा ही काम करना है, तो नेगेटिव सी स्केयर बचेगा। अच्छा जी, इसको हम फिलहाल अरेज कर देते हैं, 1 मिनट दीजिए सिर्फ। अच्छा, इसी तरीके से आप साथ ही साथ में देखें तो R3 माइनस R1 भी किया हुआ है। तो ये देखें ज़रा, बी स्केयर में से ये माइनस किया तो नेगेटिव ए स्केयर बच गया। बी स्केयर में से बी स्केयर प्लस सी स्केयर किया तो नेगेटिव का सी स्केयर आ गया। और चूंकि ये दोनों सेम है, R3 माइनस R1 करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप अगर देखें तो हमें तीनों को ऐड करना है। तीनों रोज को मैंने ऐड किया, R1 R2 R3 को। तो पहली एंट्री देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ गया। फिर बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर, जस्ट बी स्केयर आ गया। नेक्स्ट देखिए, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस सी स्केयर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी ये देखिए ज़रा, ए स्केयर बच गया। ठीक है, बाकी दोनों को आपने नहीं छेड़ना, वैसे ही रहेंगी। सही हो गया। अब आप नोटिस करें तो आपकी डायगोनल एंट्री ज़ीरो हो गई हैं। ठीक है। आप इसको ट्रायंगुलर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम यूँ करते हैं कि इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं। आपने यहाँ पर लिखना भी है एक्सपेंडिंग बाय R1, रो 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पहला एलिमेंट आएगा, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करें। बाय द वे, इसमें मज़े की बात यह है कि चूंकि यही ज़ीरो है तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने ये ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस आता है और सेकेंड एलिमेंट आता है। दूसरे कॉलम और पहली रो को डिलीट करें, बाकी आपके पास ये बचेगा। देखें ना, माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस ए स्केयर और ज़ीरो। इसी तरीके से फिर प्लस साइन आता है ना, अल्टरनेट होते हैं, प्लस माइनस इस तरीके से। और मैंने बताया भी था ये प्लस और माइनस कहाँ से आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है ए स्केयर, थर्ड कॉलम और पहली रो को अगेन डिलीट करें, बाकी ये बन रही हैं 4 एंट्रीज, वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद फिर इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा ज़ीरो माइनस माइनस ए स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर बनेगा, सी स्केयर आएगा माइनस फॉर्मूले वाला। और उसी तरह बाकी दूसरे वाले को भी देख लें। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। यहाँ पर भी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ये होता है 2, ऐड करके 2 हो जाएगा, एक 2 बाहर है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4। तो दिस इज़ द राइट हैंड साइड, 4 ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर। ठीक हो गया। नेक्स्ट 7th पार्ट पे आ जाएं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब ज़्यादातर जो आगे क्वेश्चन है ना, वो पिछले वालों से मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, बाय द वे इसकी राइट साइड पे एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको याद हो तो बनाने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म को। सबसे पहले मैंने R1 और R2 को ऐड कर दिया। इससे होगा ये कि आपके पास R1 में तमाम एलिमेंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, मैं खैर R2 में भी कर सकता था, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये किया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। इसको फैक्टर आउट कर लें, बाकी 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 काम मैं करूँगा एक साथ। एक तो मैंने ये किया कि C2 माइनस C1, दिस इज C2, C1 माइनस कर दिया। और दूसरा C3 माइनस C1, तो C1 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, C2 और C3 दोनों चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस 1 ज़ीरो, C प्लस ए से B प्लस सी माइनस करें तो A माइनस बी बचता है, बाकी B प्लस सी माइनस ए प्लस बी करें तो ये C माइनस ए बचता है। फिर C3 माइनस C1 करें तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी बचेगा, सॉरी ए माइनस सी बचेगा। और सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी करेंगे, ए कैंसिल, सी माइनस बी आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये 2 एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं R1 से। ठीक है, R1 से एक्सपेंड का मतलब है पहली रो जो है, मतलब उससे एक्सपेंड करेंगे। तो पहले एलिमेंट 1 आ गया, पहली रो और पहले कॉलम को कर दें डिलीट, बाकी इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो कि मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे।
ठीक है, बाकी एंट्री 0 है, आप चाहें तो -0 +0 लिख दें, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, सब 0 हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अब जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, इसको एवेल्यूएट करिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ए सी माइनस ए बी, बी सी और बी स्क्वायर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने, देखें ये बेसिक कैलकुलेशन हैं तो मैंने अपने हिसाब से किए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल सारी कैलकुलेशंस करने के बाद आप देखिए आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और ये ए सी -2ac होता है, माइनस का ए सी लिख लें या सी ए लिख लें, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, ये सारा इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। पार्ट नंबर 8 में भी आप अगर नोटिस करें, बाय द वे आपकी बुक में गालबन टी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज नहीं होना। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, तो R1 R2 R3 को ऐड कर दिया, R1 आपके पास सेम हो गया सारा, फैक्टर आउट कर लें, 1 1 1 बच गया। अब मेरे ख्याल में ज़्यादातर क्वेश्चन सेम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं ज़रा। 1 1 आने के बाद आपने यही काम करना है, पहले भी कर चुका हूँ, C2 -C1 और C3 -C1। इससे होगा ये कि ये दो एंट्री 0 हो जाएंगी आपकी, और मज़े की बात है कि इसमें ये वाली भी 0 हो रही है, b -b भी 0 हो रहा है, 1 -1 0, दिस 1 -1 0 और b -b 0 हो गया। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। प्रोडक्ट ले लें इन डायगोनल एंट्रीज का, लैम्डा मल्टीप्लाई दिस, तो ये आंसर आ गया, लैम्डा स्क्वायर a + b + c + लैम्डा, दैट्स द राइट साइड। ओके, 9th वाले को हम कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, एक मिनट ज़रा, ठीक है। सो एज यूजुअल हमें चाहिए होगी लेफ्ट हैंड साइड, पहली मरतबा हम वैसे ही लिख लेते हैं। सो दिस इज a - b - c, नेक्स्ट एंट्री आपके पास है 2a, नेक्स्ट इज अगेन 2a, ठीक है। और उसके बाद है जी 2, सॉरी इसको दरम्यान में लिखते हैं 2b, b - c - a और 2b अगेन। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है 2c अगेन, c - a - b। अगेन सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये होना चाहिए कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेम हो जाए। तो उसके लिए अगर मैं R1 R2 और R3 को अगर ऐड करूं तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। R1 R2 और R3 को हम ऐड करते हैं, ठीक है। उससे मुझे लग रहा है कि आपके पास सेम होना चाहिए। R1 R2 R3 को ऐड करेंगे, a - b - c है ना, तो ये 2b - b + b होगा, 2c - c + c हो जाएगा। तो चूंकि मैंने R1 को चेंज करना है तो ये आ जाएगा a + b + c। इसी तरीके से 2a + 2c, मतलब 2a में से a माइनस किया, a बचा, 2c में से c माइनस किया, c बचा, और एक ये b भी है, तो ये बन जाएगा a + b + c अगेन। इसी तरीके से लास्ट वाला भी यही होगा, आप करके देख सकते हैं, a + b + c। लो जी, अपना काम ऑलमोस्ट हो गया है। नेक्स्ट अब आपको पता है क्या करना है, बाय द वे एक मरतबा हम कंप्लीट कर लें इसको, 2b b - c - a, और उसके बाद है जी 2b अगेन, और लास्ट वाली भी एंट्री एज इट इज़ आ जाएगी, 2c c - a - b। और ये स्टेप आपने लिखना भी है लाजमी, R1 + R2 + R3, ठीक है ना। ओके, तो अब अगला स्टेप मेरे ख्याल में आपको पता है, यू हैव टू फैक्टर आउट a + b + c, किस में से करना है, फर्स्ट रो से करना है, R1 से करना है। सो लिख लीजिए R1, राइट, एंड देन आपके पास ये बाहर आ जाएगा, सो इट इज a + b + c, बाकी बचा हमारे पास जी 1, पहली एंट्री आ गई 1, नीचे 2b एंड देन 2c। इसी तरीके से नेक्स्ट इज ऑल्सो 1, और सेकंड कॉलम सेकंड रो इज b - c - a, एंड देन वी हैव 2c, और उसके बाद फिर से 1 आ गया, नीचे वाली एंट्री है 2b एंड देन वी हैव c - a - b। और मेरे ख्याल में
वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करें। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 है। ठीक है, हमें 1 1 को 0 बनाना है, तो उसके लिए C2 माइनस C1 करेंगे। बाय द वे C1 चेंज नहीं होगी, तो इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ इसको 1, देन 2B आ जाएगा और 2C आ जाएगा। C2 में से C1 माइनस किया, 1 माइनस 1 इज 0। अच्छा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, तो थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। B माइनस C माइनस A माइनस 2B है। ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो B में से 2B निकालेंगे, माइनस आ जाएगा, सबके साथ माइनस है, माइनस A माइनस B माइनस C। नीचे वाली एंट्री 2C माइनस 2B आ जाएगी, 2C माइनस 2B। इसी अच्छा मैं लिख भी दूँ वैसे साथ में, भूल ना जाए। C2 माइनस C1 कर रहे हैं हम, और दूसरा C3 माइनस C1 कर रहे हैं। अब ये C3 में से C1 करें, 1 माइनस 1 0 होता है, 2B माइनस 2B, इंटरेस्टिंगली ये भी 0 बन गया। जब आप करेंगे ना C माइनस A माइनस B और इसके साथ क्या कहते हैं माइनस करेंगे, तो ये C माइनस 2C होता है, नेगेटिव का C, तो ये बनेगा माइनस A माइनस B माइनस C। तो देख सकते हैं मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट हो गया है लो ट्रायंगुलर फॉर्म में। आपने मेंशन भी कर देना है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो डायगोनल में है माइनस A माइनस B माइनस C। बाय द वे पहली 1 थी, दूसरी और तीसरी जो है वो सेम आ रही हैं, माइनस A माइनस B माइनस C। अच्छा जी, माइनस है तो मुझे दोनों से अगर माइनस कॉमन लूँ तो बाहर आके वो 2 माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये सारा कुछ सेम हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप एक स्टेप कर लीजिएगा। और तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C, 3 मरतबा प्रोडक्ट है तो क्यूब आ गया। दिस इज द राइट हैंड साइड। सही है, परफेक्ट। 10th ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। y प्लस जेड है, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई पहली रो, दूसरी एक्स वाई जेड है और तीसरी वाई स्केयर एक्स स्केयर जेड, सॉरी एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। ओके, सो अगेन सबसे पहले R1 R2 को ऐड करें, R1 सेम हो गई है, इसको फैक्टर आउट करें, बाकी 1 1 बच गया। उसके बाद वही C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, इनको ज़ीरो करने के लिए। ठीक है, अब ये ज़ीरो करना थोड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से हम फिर मुश्किल में नहीं पड़ते, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको R1 से। ठीक है, चूँकि ये दोनों एंट्री ज़ीरो हैं तो हमें सिर्फ एक ही टर्म मिलनी चाहिए, और वो है 1। पहली रो और पहला कॉलम करें डिलीट, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लें। यही काम मैंने किया, आगे ये देखें। सही है, अच्छा जी, बाकी 0 0 आ जाएगा, लिख लें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर की जगह वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब देखें ज़रा, C1 में से y माइनस एक्स कॉमन है और C2 में से z माइनस एक्स, इनको भी बाहर निकाल लें ज़रा, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करना चाहिए। तो ये सारा कुछ बाहर आ गया। ठीक है, बाकी बचा 1 1 y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। ये देखें x और x कैंसिल, ऐसे ही है, बाकी बचा z माइनस एक्स, सॉरी z माइनस वाई। अब यहाँ पर ज़रा हो सकता है प्लस माइनस का फ़र्क पड़े, और ऑफ कोर्स पड़ेगा। ये y माइनस एक्स था, मैंने बाहर नेगेटिव लगाया, x माइनस वाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये z माइनस वाई है, इसका बाहर माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल होकर इसको मैंने y माइनस जेड लिख दिया, ये देखें ज़रा। ठीक है, z माइनस वाई की जगह y माइनस जेड, और जो नेगेटिव था वो इधर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये इसकी राइट साइड है। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं आप। 11th पार्ट पे आ जाए। अगेन मेरे ख्याल में इसमें ऑलरेडी 1 1 बनी मिल गई है, तो इसलिए डायरेक्ट वही काम करें, C2 माइनस C1। बल्कि इससे पहले ना हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑल्दो पहले भी किया जा सकता है, लेकिन ये देखें ना A स्केयर प्लस 1 है, इसको अगर हम 1 से माइनस करते हैं तो ये A स्केयर बच जाएगा। B स्केयर प्लस 1 माइनस 1 B स्केयर आ गया, C स्केयर प्लस 1 माइनस 1 इज C स्केयर। ठीक है, ये ऑपरेशन हमारा था R2 माइनस R1। अच्छा, आपको शायद ये नज़र ना आ रहे हो, ये देख लीजिए ज़रा। ठीक है, अच्छा अब ये जो नीचे वाला आपके पास है ना, बी क्यूब प्लस बी प्लस माइनस ए क्यूब माइनस ए, और सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस ए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी, वो मैंने अलहदा से कर दिया। ये देखें ज़रा, और ये बेसिक है मेरे ख्याल में, अगर आप एक मरतबा इसको खुद से भी समझने की कोशिश करते हैं तो लग जानी चाहिए समझ। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आ गया बी माइनस ए मल्टीप्लाई दिस,
और ये चीज़ आ गई c माइनस ए मल्टीप्लाई दिस। अब अगले स्टेप में हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी, यानी इसकी जगह पर ये चीज़, ये देखें ज़रा, और उसके अलावा इसकी जगह पर ये चीज़ आ जाएगी, ये देखें ज़रा, ऐसे ही है। इसी तरीके से बी स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह बी माइनस ए बी प्लस ए, और सी स्केयर माइनस ए स्केयर की जगह सी माइनस ए सी प्लस ए आ गया। अब ये देखें ज़रा, इनमें से सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो आपको पता है अगला स्टेप क्या है, बाहर निकाल लें इनको, फैक्टर आउट कर लें। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ये दोनों ज़ीरो हैं, तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, R1 से एक्सपेंड कीजिए इसको, सही है, और कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, अभी मज़ीद अगर आप इसको नोटिस करें तो ऑल्दो वैसे भी दिया जा सकता है, आप डायगोनल एंट्रीज प्रोडक्ट लें, माइनस नॉन डायगोनल करें, हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम ना इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, बी स्केयर प्लस ए बी, और आपके पास है ये, अच्छा एक मिनट, मैंने ये ऑपरेशन लगाया पहले नंबर पे, C1 माइनस C2, इन दोनों को माइनस किया, तो उससे आपके पास आ गया B माइनस सी, C1 को चेंज करना है ना, और C1 माइनस C2 करेंगे तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करना है आपने। बेसिकली क्या है, C1 माइनस C2, ये चीज़ है। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो मेरे ख्याल में सिंपल है, वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने बी स्केयर माइनस सी स्केयर को लिखना है बी माइनस सी बी प्लस सी, ए बी माइनस ए सी से ए कॉमन लें, बाकी बचा बी माइनस सी अगेन, फिर बी माइनस सी कॉमन आ गया, तो कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई है, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस ए। अब नोटिस करें ज़रा, आपके पास ये देखिए ज़रा, कॉलम 1 में बी माइनस सी कॉमन है, फैक्टर आउट कर लिया मैंने उसको, C1 से फैक्टर आउट कर लिया, वो बाहर आ गया, बाकी ये डिटर्मिनेंट बच गया, इसको आपने वैल्यूएट कर लेना है, ठीक है, वही तरीकाकार है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, और ये आप कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर ऑल आपके पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मसलन अगर मैं नोटिस आप करें, सी स्केयर और सी स्केयर कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। मज़ीद इसमें अगर आप देखें तो ए सी माइनस ए सी, ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचा माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस बी ए, ये देखें प्लस 1, तो इसमें से माइनस बाहर लगा लें, एक माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ से लगा दिया था, ये देखें ना, बी माइनस ए है, माइनस बाहर लिख के मैंने ए माइनस बी कर दिया, सही है। तो ये वाला माइनस और यहाँ से जो माइनस है वो बाहर पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी ये आंसर आ गया, और यही इसकी राइट साइड भी है, ये देख लीजिए, सही है। ओके, 12 पार्ट को हम अभी देख लेते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है ये भी आपके पास। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, एज यूजुअल लेफ्ट साइड लेंगे हम, दिस इज 1 प्लस ए, 1 एंड 1 अगेन, नेक्स्ट एंट्री आपके पास है जी 1, सेकंड पे 1 प्लस बी, ठीक है, और लास्ट एंट्री इज 1 अगेन, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड कॉलम है, दिस इज 1 1 एंड 1 प्लस सी। अच्छा, एक मिनट के लिए आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से ज़रा सोचने की कोशिश करें कि हमें इस पे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। थिंक अबाउट दैट। ओके, सो अगर नहीं आइडिया हो रहा तो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली वैसे तो इसके कई एक तरीके हैं, ठीक है। सो 1 प्लस ए है और ये नीचे 1 1 है। अगेन हमारा पर्पस आपको पता है हमने क्या करना है, बाय द वे इसमें ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाना है। तो क्या हो अगर मैं R2 माइनस R1 करूँ, R2 माइनस R1, और इसी तरीके से R3 माइनस R1 करते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, यानी कि हमें R2 और R3 को चेंज करना है, R1 एज इट इज़ आ जाएगी, R1 इज़ 1 प्लस ए 1 और फिर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, जब इसको माइनस करेंगे ना आप, 1 में से माइनस करना है -1 और माइनस ए, तो ये माइनस का ए बचेगा, 1 प्लस बी माइनस 1 करेंगे तो ये जस्ट बी बचेगा, ठीक है। ये जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 में से -1 करें तो 0 आ रहा है, फिर R3 माइनस R1 करें, 1 माइनस 1 माइनस ए, तो ये भी नेगेटिव है, 1 माइनस 1 आप जानते हैं 0, 1 प्लस सी माइनस 1 इज जस्ट सी, ठीक है।
ओके, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये एंट्री 0 हो गई। हाँ, अब आपको बेसिकली ये करना है कि C3 माइनस C2 कर लें। C3 माइनस C2 बिल्कुल कर लें। C3 माइनस C2 करते हैं। ओके, परफेक्ट। सो एक मिनट ज़रा, यानी कि आपको C3 को चेंज करना है सिर्फ, और बाकी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। सो 1 प्लस ए 1, पहले दो कॉलम को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, नेगेटिव ए बी और फिर नेगेटिव ए अगेन, और इट इज़ 0। ठीक है। अच्छा, C3 माइनस C2 करना है जी। C3 1 माइनस 1 0, 0 माइनस b इज नेगेटिव b, C माइनस 0 इज C। अच्छा, अब आप करते रहेंगे ना तो ऐसे ही कोई फॉर्म मिलती रहेंगी, तो इससे अच्छा हम मज़ीद इस पे टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्टली इसको हम एक्सपेंड ही कर देते हैं। मतलब किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। मैं आप मतलब रो 1 से कर लें, आप इसमें भी एक 0 मौजूद है तो रो 1 से ही कर लें। एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है। सो जनाब, इससे आपके पास 1 प्लस से बाहर पहली रो और पहले कॉलम को कर दें डिलीट, बाकी बचेगा b माइनस b 0 एंड c। फिर आता है माइनस का साइन, 1 है नेक्स्ट नंबर हमारा रो 1 में। पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट करें, बाकी बचेगा माइनस a माइनस b माइनस a एंड देन c। नेक्स्ट आपका 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहता है, तो इस वजह से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 प्लस a, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है सी बी, मेरा मतलब है इस केस में सी बी होगा ना, बी सी लिख लें, माइनस 0, फिर माइनस माइनस ए सी माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी इज पॉजिटिव ए बी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओ सॉरी, सी मिस कर रहा हूँ मैं, इट्स नेगेटिव ए सी नेगेटिव ए बी। तो लीजिए, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर देना, एक्सपेंड कर दें 1, ये जस्ट बी सी है याद रखिएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर बी सी के आ जाएगा, और उसके बाद ए बी सी आ गया। नेक्स्ट दिस माइनस एंड दिस माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये ए सी और ये ए बी आ गया। रीअरेंज कर लें इसको, ए बी पहले लिख लें, देन बी सी, उसके बाद मेरे ख्याल में सी ए, वैसे तो ए सी सी ए बराबर ही है। ठीक है, मतलब ए बी सी पहले ही आ रहा था तो ठीक है, सी ए प्लस ए बी सी, एंड दैट्स द राइट साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड। सही है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 12। 13 में आपने अगेन राइट साइड लें, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा उसको खुद करने की कोशिश करें। मैंने R2 माइनस R1 किया हुआ है, R2 में से R1 माइनस किया, R3 में से R1 माइनस किया, तो ये 0 0 बन गए आपके पास। ठीक है। अभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ये देखें ज़रा, ये है बी स्केयर माइनस ए सी, इसको मैंने ना अलहदा से लिख के सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। और ये सी स्केयर माइनस ए बी माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको मैंने माइनस बी सी सॉरी, इसको मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया। जो इनके आंसर्स हैं ना, वो मैंने इनकी जगह पे रख दिए। ये देखें ज़रा, ये नंबर मतलब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे आ गया, और ये वाला नीचे आ गया। अब आप देखें, b माइनस से फैक्टर आउट कर सकता हूँ मैं R2 से, और c माइनस से R3 से कर सकता हूँ। थोड़ा सिंपल हो गया आपका। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओह यस, इंटरेस्टिंगली R2 और R3 सेम आ गई हैं, 0 1 a प्लस बी प्लस सी और 0 1 a प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो डैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। ठीक है। ये 0 लेना था, क्या लेना था, 0 ही था। यस, 0 ही था। 14 है, इसको देख लेते हैं हम अभी। 14 में ना हमें एक कंडीशन भी साथ में गिवन है, 2b है a प्लस सी के बराबर। तो अगर 2b a प्लस सी के बराबर होगा तो ये a है ना जो, बल्कि पहले तो हम लेफ्ट साइड लिख लें ज़रा एक मरतबा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास है x प्लस 2, एंड नेक्स्ट इज x प्लस a। और इसी तरीके से सेकेंड रो को देखें तो 2x प्लस 5, x प्लस 3 एंड देन x प्लस b। लास्ट पे आ जाइए, सो इट इज़ 2x प्लस 7, x प्लस 4, x प्लस c।
ठीक है, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब एक काम करें, टू बी उसने हमें दिया हुआ है, या तो इन दोनों को चेंज कर लें या फिर ए को ही चेंज कर लें। तो मैं ये करूँगा, अगर टू बी बराबर है ए प्लस सी के, तो ए किसके बराबर होगा? टू बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा, सिंपल है। सी माइनस करें दोनों तरफ तो ये टू बी माइनस सी आ जाएगा। अब सेम मैट्रिक्स में मैं ए की जगह टू बी माइनस सी लिखने लगा हूँ, बाकी काम बाद में करेंगे। बाकी सारा कुछ सेम लिखते हैं, टू एक्स प्लस थ्री, नेक्स्ट एक्स प्लस टू, नेक्स्ट एक्स प्लस टू बी माइनस सी। ठीक है, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज आ जाएंगी। टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस बी। सिमिलरली अगर आप नोटिस करें तो थर्ड रो में भी एज इट इज टू एक्स प्लस सेवन, it is x plus 4 and the last one is x plus c. This is the last entry of last row। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नोटिस कीजिए, अगर मैं r1 माइनस r2 करता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास? x x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे। सो एक तो मैं ये करूँगा, r1 में से अगेन एक से ज़्यादा तरीके हैं, किसी और तरीके से भी पॉसिबल है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं r3 माइनस r2 करने जा रहा हूँ। ठीक है, r3 माइनस r2, तो r2 सेम रहेगी, हाँ r2 सेम रहेगी, r1 और r3 जो है वो चेंज होंगी। सो r1 माइनस r2 करना है आपको। सो 2x प्लस थ्री, 2x प्लस फाइव है ना, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा मैं, 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस फाइव आपके पास नेगेटिव 2 आ गया। x प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स एक्स कैंसिल, 2 माइनस थ्री इज नेगेटिव 1। ऐसे ही है। उसके बाद x प्लस टू बी माइनस सी, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, तो एक्स एक्स कैंसिल, टू बी माइनस बी प्लस बी, तो बी माइनस सी आ गया। r2 ऐसे ही, 2x प्लस फाइव, एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस बी। और r3 में से भी मतलब r2 माइनस करना है, r3 माइनस r2। सो ये 2x प्लस फाइव है और ये 2x प्लस सेवन है, इसको माइनस करना है बेसिकली ना, 2x प्लस फाइव वाले को। 2x कैंसिल, 7 माइनस फाइव होता है 2, 2 आ जाएगा। x प्लस फोर और ये है आपके पास x प्लस थ्री, एक्स एक्स कैंसिल, 4 माइनस थ्री इज 1। इसी तरीके से, अच्छा वैसे हम एक और काम भी तो कर सकते थे, मतलब कि अगर मैं माइनस r3 प्लस r2 करूँ, एक मिनट सर, हाँ माइनस r3 प्लस r2 करते हैं, थोड़ी वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन एक स्टेप बच जाएगा हमारा। तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस r3 प्लस r2 कर रहा हूँ, 2x प्लस फाइव। यस, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। सो ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 2x माइनस सेवन प्लस 2x माइनस प्लस फाइव। सो 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस सेवन इज नेगेटिव 2, तो ये नेगेटिव 2 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं जब करूँगा ना नेगेटिव r3, तो नेगेटिव x माइनस फोर प्लस एक्स प्लस थ्री, तो नेगेटिव एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 3 माइनस फोर इज नेगेटिव 1। सही है, यहाँ पर भी देखें ज़रा, माइनस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, b माइनस सी बच जाएगा। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान तरीका था, इक्वल टू ज़ीरो ही करना है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें ज़रा, दो रोज़ हमारी आइडेंटिकल हो गई हैं, तो इसका आंसर है जो सीधा सीधा ज़ीरो लगा दें। क्यों ज़ीरो है? सिंस r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल, इक्वल लिख लें आप, ये वर्किंग ज़रूरी है, मतलब मेंशन कर सकते हैं आप साथ में। ठीक है, दूसरी वाली भी। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस हैं ये हम इसके साथ ही लिख देते हैं, एक मिनट। ओके, हो गया। सो ये था आपका सेकंड लास्ट पार्ट। फाइनली आखिरी पार्ट भी देखें, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं उतना मुश्किल। ओके, तो इसको सबसे पहले मैंने ये काम किया कि इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई किया। C1 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली। लेफ्ट साइड में C1 प्लस ओमेगा C2 और ओमेगा स्केयर C3। बाय द वे, ओमेगा जो है ये इमेजिनरी यूनिट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेसिकली। ठीक है, दिस इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैंने C1 में क्या किया, ओमेगा C2 प्लस ओमेगा स्केयर C3। सो ये है C1, ये है C2, तो B को, A को और C को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ये देखें ऐड कर दिया इसमें, और C3 में ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया और ये ऐड कर दिया, तो ये रिजल्टिंग कॉलम 1 ये आ गया। अब
थोड़ा सा यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, लिखा जा सकता है ना, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यही चीज़ आ जाएगी। दूसरे से मैं ओमेगा कॉमन ले रहा हूँ, इसके लिए ओमेगा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता है अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा ना, ऐसे ही है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। यही काम मैंने किया है, ओमेगा कॉमन लिया, ए बचा, बाकी सी के साथ ओमेगा नहीं था, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको तो ओमेगा क्यूब 1 है और ये देखें ये सी आ जाएगा दोबारा। ठीक है, थोड़ा समझने वाला काम है। इसी तरीके से बी के साथ ओमेगा स्क्वायर था, एक ओमेगा बाहर एक अंदर बच गया। सही है। थर्ड वाले आप रो से पहली एंट्री से मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, ए के साथ ओमेगा स्क्वायर था, ए ऐसे ही आ गया, बी के साथ कुछ नहीं था तो ओमेगा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होगा। सही है ना। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर देखें तो बी सॉरी हाँ, ए के साथ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, बी के साथ आपके पास नहीं था, ओमेगा आ गया, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, तो इस वजह से। बाय द वे अब आपके पास ये फैक्टर आउट कर सकते हैं, वही मैंने काम किया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाहर, बाकी ये बच गया आपके पास। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने R3 R2 और R1 को ऐड कर दिया, R3 प्लस R2 प्लस R1। तो 1 एक और भी आपने रिलेशन याद रखना है, इनका सम भी 1 के बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 सॉरी 1 नहीं 0 के बराबर होता है, 0 आ गया। नेक्स्ट सी प्लस ए प्लस बी और ये है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब मुझे किसी तरीके से ट्राइंगुलर फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, C2 माइनस C3 कर दिया, ये C2 है, दिस इज C3। C2 को चेंज करना है, नीचे वाली एंट्री 0 हो गई, बाकी ये B माइनस सी और A माइनस बी आ गया, ये देखें ज़रा। ठीक है, ओके। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों 0 हो गई हैं, मुझे किसी तरीके से ये 0 करनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। R2 माइनस ओमेगा R1 कर दो, ये R2 है, R1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर R2 में से माइनस कर दो। सही है ना। तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0, इसको ओमेगा से आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर लिख देना है, वही काम मैंने लिखा है, बल्कि ये देखें ना, ए माइनस बी माइनस ओमेगा बी माइनस सी, और इसको करेंगे तो बी माइनस सी ओमेगा, ये आ गया। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद आपको ओमेगा माइनस ओमेगा चूँकि 0 है, चूँकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया, तो इसका जो होगा वो क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, दैट इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, दिस वन मल्टीप्लाई दिस। तो जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया, इनको रीअरेंज कर दें, ए प्लस बी प्लस सी पहले लिख लें, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और आप ऊपर जाके देखें तो यही इसकी राइट साइड थी। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 बल्कि 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है दोनों मैट्रिसेस का। अगर आप देखें तो A13 विच इज़ अ कोफैक्टर, क्या डेफिनेशन है इसकी, A13 बराबर होगा -1 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 अलॉन्ग विद M13। M13 होता है माइनर, और माइनर आप फाइंड करते हैं, जिस भी एंट्री का माइनर फाइंड करना है ना, उसको जिस रो में पड़ी है और जिस कॉलम में पड़ी है उसको डिलीट कर दें। ठीक है। तो -1 की पावर 4 आ जाएगी। M13 कौन सा एलिमेंट है, 1 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, ये है -3। तो इनको ज़रा माइनस करें, क्या बचेगा, बाकी बचेगा 0 -5 -2 एंड -2 अगेन। सही है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, -1 की पावर इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, ख़त्म। उसके बाद डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लें, 0 आएगा, माइनस ये 10 आ जाएगा, -5 और -2 ये नेगेटिव का 10, सो द आंसर इज -10। सही है। दिस इज A13। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है A23। सिमिलरली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, -1 की पावर 2 + 3 M23, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3, 2 3 कौन सा मतलब है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये 0 बनता है ये, तो इसको डिलीट कर दें,
बाकी बचेगा 1 2 -2 -2 1 2 -2 -2। सो अब -1 की पावर है इवन नंबर, 2 + 3 5, अच्छा 5 ही लिख लें, 1 मिनट, 2 + 3 इज़ 5, ठीक है। तो इवन सॉरी ऑड नंबर है ये, 2 + 3 इज़ 5 विच इज़ एन ऑड नंबर, तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है -2, माइनस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज विच इज़ -4। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, सो ये बनेगा माइनस का 2 प्लस का 4। 4 - 2 होता है +2, बट चूंकि बाहर नेगेटिव है तो इस वजह से ये -2 आ जाएगा। एंड फाइनली A33 का मतलब है आखिरी रो और आखिरी कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम। सो ये बनेगा -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 3 + 3 होता है 6 विच इज़ एन इवन नंबर। बाकी आप इसमें 7 को माइनस करें, बाकी बचेगा 1 2 0 -5, 1 2 0 और -5। अच्छा जी, -1 की पावर 6 इज़ एन इवन नंबर, सो ये +1 हो गया। बाकी -5 × 1 इज़ -5 -0, सो दिस इज़ इक्वल टू -5। सही है। सो लीजिए जी, दिस इज़ द बेसिकली दीज आर द 3 कोफैक्टर्स। आगे हम चूंकि इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, और एक बात आपको मैंने पहले भी बताई थी, डेफिनेशन बेसिकली डिटर्मिनेंट हमें किसी भी रो या किसी कॉलम से फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तीनों से ही कर सकते हैं, तीनों रो से और तीनों कॉलम से 6 तरीके होंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी कोफैक्टर मालूम किए हुए हैं, तो हम इसको फिर इसी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, C3 से, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो आपके पास मेरा मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्या आता है बेसिकली डिटर्मिनेंट की क्या डेफिनेशन होती है। डिटर्मिनेंट आपके पास अगर आप वैसे नोटिस करें, तो जब हम मसलन फ़र्ज़ करें मैं किसी भी एक स्पेसिफिक रो से या स्पेसिफिक कॉलम से जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आपके पास पहले वो नंबर आता है, साथ में उसका कोफैक्टर आ जाता है, फिर दूसरा नंबर आता है, उसका कोफैक्टर आ जाता है, तीसरा नंबर आता है, उसका कोफैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें -3 0 और 7 आ जाएंगे। सो -3 × 10, सॉरी -10, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस ही लगाऊंगा, सेकंड नंबर आपके पास था 0 और उसका कोफैक्टर है हमारे पास -2, ठीक है। और लास्ट पे वाला जो नंबर है हमारा दैट इज 7, +7 आ जाएगा और उसका कोफैक्टर है -5। प्लस का 30 ये 0 हो गया, और ये है माइनस का 35, 30 - 35 होता है -5। दैट्स द डिटर्मिनेंट। सही है। फाइनली इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ज़्यादा ही लेंथी हो गया वैसे, चलें। सो B31 इट इज़ अ कोफैक्टर। बाय डेफिनेशन ये आपके पास आएगा -1 की पावर 3 + 1 और साथ में आएगा M31 माइनर, -1 की पावर आ जाएगी 4। और मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास, बाय द वे सबसे पहले तो देखें 3 1 का मतलब क्या है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तीसरी रो है पहला कॉलम है, तो -2 है। इसको और इसको आप जब मतलब थर्ड रो को और पहले 1 मिनट ज़रा ये क्या था, हाँ, थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सो ये है थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम। तो इनको जब डिलीट करेंगे बाकी बचेगा -2 5 -1 4, -2 5 -1 4। एक मरतबा फिर वेरीफाई कर लेते हैं, -2 5 -1 4, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसका फाइंड कर लेना है डिटर्मिनेंट। -1 की पावर 4 इस पॉजिटिव नंबर होता है, -8 -5, सो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा -3। सही है। सो लें जी, ये आपके पास आ गया कोफैक्टर 31। नेक्स्ट है B32, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 M32। अच्छा जी, -1 की पावर 3 + 2 होती है 5, सो -1 की पावर 5 M32 का मतलब है तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम -1 बन रहा है। तो बाकी बचा
-5 + 5 -3 4 -5 + 5 -3 4 मैं फिर देख लूँ एक मरतबा। -5 + 5 -3 एंड 4 बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, -1 की पावर 5 इज़ ऑन ऑड नंबर, तो ये माइनस आ जाएगा। बाकी डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20, नॉन डायगोनल को करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15। हाँ जी, 15 में से 20 निकालें, माइनस का 5, बट चूँकि बाहर भी माइनस है तो ये +5 आ जाएगा, राइट। लास्ट कोफैक्टर B33, दिस इज़ -1 की पावर 3 + 3 अलॉन्ग विद माइनर M33, -1 की पावर है 6, और हमारे पास जो लास्ट रो लास्ट कॉलम एंट्री है 2, इसको डिलीट करें, बाकी बचेगा 5 2 3 1, सारे माइनस के हैं। -5 -2 -3 -1, -1 की पावर 6, इट्स पावर इज इवन, सो ये प्लस बन जाएगा। बाकी इनको मल्टीप्लाई करें, 5 -6, दिस इज इक्वल टू -1, एंड इनकी मदद से हम फिर डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे हम किससे, क्योंकि ये तीसरी रो फिक्स थी, तीसरी रोज एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तीसरी रो से, तो -2 -1 +2 है ये। सो ये आ जाएगा -2 × B31 विच इज़ -3। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास नंबर क्या है, सॉरी, -1 है। -1 मल्टीप्लाई उसका कोफैक्टर विच इज़ 5, लास्ट पे आई थिंक +1 था, एक मिनट देख लेते हैं, फिर भी 2 था, सॉरी 2 है। सो 2 और उसका कोफैक्टर विच इज़ -1, ले जी इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 6, -5 इज़ 1, और 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, एंड दिस इज़ द आंसर -1। एंड फाइनली इसी के साथ लेक्चर हमारा हुआ कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक हम कर चुके हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपकी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।